नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे अपने समस्त परिवार के साथ और अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के जो मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं इस समय, उनके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि अब उस समय को घंटों में बदल करके तैयारी करिए, ताकि हर घंटे की इम्पोर्टेंस समझिए और उसके बाद यह देखिए कि मेरा घंटा यह निकल गया, इस समय मैंने क्या सीखा, और उस घंटे से बेहतर अगले घंटे में तैयारी करिए। ये मेरी आपसे गुजारिश है। और आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे भाई कि आप 100% वर्दी के हकदार होंगे। ये मेरी गुजारिश है। मैं इस सेशन में जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। इसमें आपको 30 एमसीक्यू मिलेंगे और 30 एमसीक्यू में दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको 300 क्वेश्चन क्लियर करा देंगे। ये मत सोचिए 30 क्वेश्चन है, ये 300 क्वेश्चन आपको क्लियर करा देंगे। ये जो सेशन है जीएस का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। जो फर्स्ट वाला है उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके जरूर देख लीजिएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको जीएस के जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं जिस तरीके से, वो सारे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिल जाएंगे। जहां तक है कि मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूं, मेरी गुजारिश है कॉपी पेंसिल लेकर के बैठें और एक बेहतरीन नोट्स बनाएं और साथ साथ रिवीजन करते रहें और अपना टाइम टेबल बना लें स्टडी का, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल आपके जस्ट सामने खड़ा हुआ है। अगर आपको वर्दी गेन करनी है, यही आपका लक्ष्य है, तो मित्र मैंने आपसे बताया दिन छोड़िए, दिन को घंटे में बदल करके तैयारी करिए। ये मेरी आपसे गुजारिश है। सफलता आपके कंधों पे होगी, ये बात निश्चित है। चलते हैं अपने सेशन की ओर, लेकिन गुजारिश आपसे ये करूंगा मित्र कि आपको इस प्लेटफॉर्म से, अगर मैं जानता हूं अगर 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो हो सकता है ये 5 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिला दें, आपके जीवन को बदल दें। तो इसलिए सेशन को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इस पर मैं जीएस के सारे विषय, हिंदी, रीजनिंग जैसे विषय, करंट अफेयर जैसे विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये मेरी आपसे गुजारिश है। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप देख करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, जैसे असत्य को पहचानो, मतलब जो गलत है उसे पहचानना है। यह क्वेश्चन है मेरे भाई, असत्य की पहचान करनी है। पूछा क्वेश्चन क्या गया है, असत्य पहचानना है। पूछा यह गया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। यह बात सही है गलत है, यह बताना है आपको। आप कमेंट सेक्शन में बताइए बात सही है गलत है, यस या नो में जवाब दीजिए। दूसरा फैक्ट है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा बिहार राज्य के साथ लगती है। क्या यह सही है? नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले, जिसमें आप पाएंगे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ये 7 जिले हैं सीमा रेखा बनाते। ये बात सही है? ऐसा तो नहीं इनमें से कोई एक जिला गलत दे दिया गया हो जो सीमा रेखा नहीं बनाता हो। या मध्य प्रदेश से 11 जिले सीमा रेखा बनाते हैं, मध्य प्रदेश से 11 जिले सीमा रेखा बनाते हैं। क्या इनफैक्ट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो देखो मैं आपको पहली एक बात बता दूं, इसमें जो नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा रेखा बनाते हैं, इसको आप 100% याद कर लीजिए। यह फैक्ट तो भाई सही है। जिसमें महाराजगंज बनाता है, आप लोग याद कर लीजिए इन सबको। सिद्धार्थनगर बनाता है, क्वेश्चन आता है, मिलेगा आपको यहां से एक क्वेश्चन। बलरामपुर बनाता है, श्रावस्ती बनाता है, ध्यान रखना श्रावस्ती बनाता है, बस्ती नहीं बनाता है। बहराइच बनाता है, लखीमपुर खीरी बनाता है और पीलीभीत बनाता है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, महाराजगंज, ये 7 जिले हैं। आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। 1-2 बार मेरे साथ बोलिए। सबसे पहले महाराजगंज, उसके बाद सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ये 7 जिले सीमा रेखा बनाते हैं। लखीमपुर खीरी की विशेषता यह है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, आप बखूबी जानते होंगे। और हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, ये भी जानते होंगे आप लोग। तो ये क्वेश्चन तो मित्र सही है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है। पूछा गया है उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। अच्छा, कभी कभी उनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो मैं बता देता हूं, जरा ध्यान दीजिए। वह 8 राज्य कौन कौन से हैं उनको जरा देखिए। सबसे पहले
उत्तराखंड, उत्तराखंड जिसे यूके कहते हैं। दूसरा कौन सा बनाता है, तो दूसरा बताइए हरियाणा, हरियाणा। क्रम से चलता हूं मेरे भाई में, ठीक है, क्रम से चलने की कोशिश करूंगा। दूसरे नंबर पर है आपका हिमाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पर क्या है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। तीसरे नंबर पर है आपका हरियाणा, मारो हरियाणा। चौथे नंबर पर है राजस्थान। पांचवें नंबर पर कौन सा है, मध्य प्रदेश, बोले तो एमपी, डायरेक्ट ले लेता हूं मध्य प्रदेश। छठवें नंबर पर कौन सा है, तो बताइए झारखंड। सातवें नंबर पर कौन सा है, तो बताइए छत्तीसगढ़। आठवें नंबर पर कौन सा है, बिहार। तो ध्यान दीजिए, ये 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जिससे कौन सा है, तो बताइए दिल्ली। दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है वो सीमा रेखा बनाता है। और एक देश भी बनाता है, ध्यान रखना, जिसका नाम है नेपाल। और नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा रेखा बनाते हैं। कितने, 7 जिले। 8 राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। अच्छा, इसमें सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है वो मित्र मध्य प्रदेश बनाता है, सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा, ठीक है। और सबसे कम कौन सा बनाता है, तो बताइए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ये केवल छोटी सीमा रेखा बनाता है। जो आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश का सबसे जो उत्तरी जिला है, जिसे सहारनपुर कहते हैं, कौन सा, सहारनपुर, सहारनपुर कहते हैं। सहारनपुर से केवल थोड़ी सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश की, और ये सबसे कम बनाता है, और मध्य प्रदेश सबसे अधिक बनाता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो बात एक गलत सिद्ध हो गई कि जो बिहार है, कौन सा, बिहार, उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे लंबी बिहार राज्य के साथ लगती है। ये स्टेटमेंट है वो गलत है, और इसमें गलती पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, बी हुआ। कौन सा हुआ मित्र, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अन्यथा सारे क्वेश्चन, सारे फैक्ट हैं वो सही है कि उत्तर प्रदेश से 8 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं, एक केंद्र शासित बनाता है, एक देश बनाता है, ठीक है। नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा रेखा बनाते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। मध्य प्रदेश से 11 जिले सीमा रेखा बनाते हैं, ये भी बात सही है। और सबसे, क्योंकि सबसे ज्यादा कौन बनाते हैं, मध्य प्रदेश के 11 जिले बनाते हैं, इसलिए इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई, ठीक है। जिस किसी व्यक्ति की समझ में ना आए मुझे बता देना। और अगर रियली आपको ये सेशन अच्छा लगे या लग रहा है तो प्लीज़ सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करिए, और अपना बताइए कैसा आपको ये सेशन लगा, ठीक है। आगे चलते हैं अपने सेशन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती। भारत की जो सीमा है मित्र, वो इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भारत की सीमा है वो कितने देशों के साथ लगती है। उसके लिए एक ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, उसके लिए एक ट्रिक बता देता हूं, आप याद रखना, बचपन में MVA, इस ट्रिक को याद रखना। भारत के साथ कितने देश सीमा रेखा बनाते हैं, उसके लिए ये ट्रिक याद रखेंगे। सबसे पहले बी से क्या है, ब से बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल, सॉरी बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल अपना ही स्टेट है। ब से क्या है, बांग्लादेश, बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, जो 4049 किलोमीटर के समथिंग है मेरे भाई, ठीक है, आप लोग याद रखना। च से क्या हो गया, तो बताइए चीन। चीन भारत के साथ सबसे सीमा रेखा बनाता है, जो लगभग 3400 किलोमीटर के समथिंग है, 3400 किलोमीटर कुछ प्लस है। प से क्या हो गया मित्र, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान की सीमा रेखा बनाता है तो 3334 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर है,
ठीक है, इसे रेड क्लिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। अभी बताऊंगा मैं, चिंता ना करना। रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा कहते हैं। अच्छा, बचपन न से क्या हो गया? नेपाल। तो ये 4 कंट्री तो आपको हो गए बचपन में, बांग्लादेश, चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। अब एमबीए में मतलब म से क्या होगा? म्यांमार, म्यांमार। ठीक है। बी से क्या हो गया? बता सकते हैं, भूटान। और ए से क्या हो गया? अफगानिस्तान। अर्थात ये आपने देखे 7 देश, कितने? 7 देश भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। बचपन में एमबीए याद कर लेना, आपको याद हो जाएंगे। ब से बांग्लादेश, च से चाइना, पा से पाकिस्तान, न से नेपाल, और एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। इनको याद कर लीजिए। और चाहो तो मित्र आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मेरे टेलीग्राम का नाम है एम एजुकेशन सफ़र। जो मेरे चैनल का नाम है वही मेरे टेलीग्राम का नाम है। वहाँ पर स्टडी संबंधी आपको मटेरियल बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। इस बात का दावा है मेरा, बहुत गजब का मटेरियल आपको उसमें देखने के लिए मिल जाएगा। ज्वाइन कर लीजिएगा। ये तो मैंने बताए। अब पूछा क्या गया है, भारत की सीमा इनमें से किसके साथ नहीं लगती? तो कजाकिस्तान के साथ नहीं लगती। अच्छा, कजाकिस्तान के साथ नहीं लगती। कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो बताना, अस्ताना है। कौन सी है? अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी है। और एक करंट अफेयर का क्वेश्चन और बता दे रहा हूं कि वर्ष 2024 में, वर्ष 2024 में, और वो भी जुलाई के महीने में, आप पाएंगे जो शंघाई सहयोग संगठन है, शंघाई सहयोग संगठन, जो शंघाई सहयोग संगठन है उसका जो शिखर सम्मेलन है वो अस्ताना में हुआ है। कहां पर हुआ है? अस्ताना में हुआ है। और अस्ताना कहां पड़ता है? कजाकिस्तान में। यद्यपि इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या है? बी सही है। तो मित्र अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। कौन सा राज्य, कौन सा राज्य भारत में 29वां राज्य बना था? कब की बात है? यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत में 28 राज्य हैं। कितने? 28 राज्य हैं। इस बात को ध्यान रखना। और यूटी कितने हैं? तो यूटी बता देना, ये भी 8 है। ठीक है। तो 29वां राज्य कौन सा बना था ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, जो 29वां राज्य बना था वो तेलंगाना बना था। तेलंगाना कब बना था? तो आंध्र प्रदेश में से, आंध्र प्रदेश में से 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना एक अलग राज्य बना था। अलग राज्य बना था, आप लोग याद रखिए। कौन सा? तेलंगाना। कब बनाया गया था? 2 जून 2014 को। इसलिए 2 जून को तेलंगाना अपना स्थापना दिवस बना था। उस समय 29वां राज्य था। ठीक है। अच्छा, ये जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? तो बता सकते हैं उत्तराखंड राज्य कब बना था? तो बताना, वर्ष 2000 में। कब मित्र? वर्ष 2000 में बना था। झारखंड कब बना था? तो झारखंडी मित्र वर्ष 2000 में बना था, बिहार को काट करके। और सिक्किम राज्य कब बना था? तो सिक्किम मित्र बना था 1975 में। कब बना था? 1975 में। क्लियर हुआ? उत्तराखंड आपका यूपी से बना था, झारखंड आपका बिहार से बना था, सिक्किम 1975 में बना था। और तेलंगाना कब बना है? तो आज के बाद बता देना, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश में से 10 जिले काट करके बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए सही है मेरे भाई। जिस किसी समझ में आए तो बताना मुझे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यह क्वेश्चन हर एग्जाम में मैंने देखा है। अधिकांश क्वेश्चन ये मैंने हर किसी न किसी एग्जाम में देखा ही है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये सब पूछे जाते हैं। तो आपको बताना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे। ठीक है, इसमें यह नहीं पूछा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे या स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अगर इस तरीके क्वेश्चन आए तो उसका भी आपको रेस्पॉन्स बता दूंगा, उसका भी तरीका बता दूंगा, इसका क्या राइट आंसर होता है। तो 9 दिसंबर 1946 को
कब मेरे भाई 1946 को क्या हुआ था कि उस समय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारत में सबसे जो वयोवृद्ध नेता थे जिनका नाम क्या था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ये उस समय संविधान सभा के, किसके, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए, सॉरी अस्थायी अध्यक्ष बनाए मेरी, कौन से भाई, अस्थायी अध्यक्ष बनाए थे। क्या बनाए, अस्थायी अध्यक्ष बनाए थे। कब, 9 दिसंबर 1946 को। इतनी बात क्लियर हो गई। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, परमानेंट नहीं थे। लेकिन हुआ ऐसा कि 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को ही, 2 दिन बाद क्या होता है, 11 दिसंबर 1946 को ही ऐसा होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। कैसे, स्थायी अध्यक्ष बनते हैं, बने। ठीक है, इन 2 बात को ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग ध्यान रखना, सच्चिदानंद सिन्हा को मत लगा देना, गलत हो जाएगा। अध्यक्ष पूछा है तो स्थायी अध्यक्ष का मतलब स्थायी अध्यक्ष, तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाएंगे। अगर क्वेश्चन पर्सनली ये दिया है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लगा सकते हैं मेरे भाई। लेकिन अध्यक्ष पूछा जाए तो आप लगाइए 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसके 2 दिन बाद मतलब 13 दिसंबर 1946 को ही नेहरू जी ने संविधान सभा में प्रस्ताव रखा था। क्या रखा था, एक प्रस्ताव रखा था। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो आप बता दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी सही है। कौन सा, डी सही है, आप लोग याद रखना भाई। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐसे इनमें से कौन सी रचना है जो कालिदास द्वारा, जो महाकवि कालिदास हैं। अच्छा, मैं यहां पर आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। जो महाकवि कालिदास हैं, ये पूछा जाए किसके दरबार में महाकवि थे, तो बताइए जो गुप्त वंश के प्रतापी शासक, प्रतापी राजा, जिनका नाम क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इनके दरबार में कौन थे, ये कालिदास महाकवि थे। कालिदास महाकवि थे मित्र, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, पूछा गया है कि इनके द्वारा निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इनकी जो कुमार संभव है, कौन सी कुमार संभव है, वो कालिदास द्वारा रचित है। कौन सी, कालिदास द्वारा रचित है। और इनकी कौन कौन सी रचना है वो मैं आपको बताता हूं कि कालिदास ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। एक तो आपकी कौन सी हो गई, कुमार संभव हो गई। और इसके बाद अगर पूछी जाती है तो आप बताइए अभिज्ञान शकुंतलम, ये इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। अब नंबर 2 पर है आपकी कुमार संभव, उसका मेघदूतम ये पूछी जाती है। ठीक है, मेघदूतम के बाद इनकी सब रचना है कुमार संभव, मैंने आपको बताया। उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन कौन सी वो आपको बता दूंगा। और रघुवंशम को आप लोग याद रख लीजिए, इसमें भगवान जो राम है उनके वंशजों का वर्णन किया गया है। विक्रमवंशी, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो महाराजा विक्रम थे, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है,
उनके वंश के बारे में बताया है, और ज्योतिषविद इसमें ज्योतिषी के बारे में बताया है, और ऋतुसंहार इनकी रचना है। ऋतुसंहार बहुत पूछी जाती है, आप लोग याद रखना। ऋतुसंहार में जो भारत की जो ऋतुएं हैं उनके बारे में बताएं, तो एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए। अभिज्ञान शाकुंतलम को याद रखिए, मेघदूतम को आप लोग याद रखिए, कुमार संभवम पूछी गई है, रघुवंशम को याद रखिए, विक्रम वंशी को याद रखिए, ज्योतिविद भंडारम को याद रखिए, और ऋतुसंहार को रखिए। इन सातों को याद कर लीजिए, तो मैं जानता हूं इन सातों में से ही आपको कोई ना कोई रचना कालिदास की मिल जाएगी जो आपको एग्जाम में 1 नंबर पक्का दिलाएगी मित्र, इस बात का वादा है मेरा। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहां इसकी पीडीएफ दे दूंगा। अगला है शेख सलीम चिश्ती। जो शेख सलीम चिश्ती जी है उनका मकबरा कहां पर है, ये पूछा गया है, और क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग याद रखना ये। तो ऑप्शन आपके सामने है, क्या दिल्ली में है, क्या गोलकुंडा में है, या फतेहपुर सीकरी लिखा है मित्र। क्या लिखा है, फतेहपुर सीकरी है, टाइपिस्ट से गलत हो गया है, सीकरी, फतेहपुर सीकरी या जूनागढ़ में। तो शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है मित्र वह फतेहपुर सीकरी में है। कहां पर है, फतेहपुर सीकरी में, आप लोग याद रखना भाई, फतेहपुर सीकरी में आप लोग याद रखना। जो गोलकुंडा का किला है वो बीजापुर में है। कहां पर है, बीजापुर, और बीजापुर कहां पड़ता है, तो बताइए, ये कर्नाटक में पड़ता है। कहां पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। और इसका निर्माण 1626 ईस्वी में गोलकुंडा का जो शासक था आदिल शाह, इसने इसका निर्माण कराया था, गोलकुंडा किला का मित्र। ठीक है, गोलकुंडे किला का निर्माण किसने कराया था, आदिल शाह ने कराया था। दिल्ली है, दिल्ली नगर की स्थापना, जैसे आगरा की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी। इसी तरीके से दिल्ली नगर की स्थापना अनंगपाल ने की थी, अनंगपाल ने की थी। और अनंगपाल ये किस वंश की थी, ये पूछा जाता है। तो ये तोमर वंश की थी, तोमर वंश की थी। तोमर वंश के शासक थे अनंगपाल, उन्होंने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। और जिस तरीके से आगरा के नगर की स्थापना किसने की थी, तो बताइए, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504, कब मित्र, 1504 ईस्वी में की थी। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, तो बताइए, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने किसकी, जौनपुर नगर की स्थापना की थी। आप लोग बेहतरीन तरीके से इन बातों को याद रखिए। आगे चलते हैं। पूछा गया है, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के जो नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार है, उनका वर्णन किस में है। आपको पता है संविधान के 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। या तो पे देखो, इनके जो संविधान का मूल पार्ट था उसमें 22 भाग थे, यद्यपि इनके जो सब पार्ट हैं वो जोड़ दिए गए, 25 हो गए इस समय, और 395 अनुच्छेद थे, यद्यपि इसमें और आर्टिकल जोड़ दिए गए, सब और आर्टिकल जोड़े गए, 400 से प्लस निकल चुके हैं, 450 के समथिंग हो चुके हैं, और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन पूछा किया गया है जो मूलाधिकार हैं वो भारतीय संविधान के किस पार्ट में है, किस भाग में है, ये पूछा गया है। तो आप लोग याद रखना। सबसे पहले मूल अधिकार के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बताना चाहता हूं। जो भी मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, उनका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इनका वर्णन है, पहली बात। दूसरी नंबर बात, यह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ के, अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। तीसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि जो मूल संविधान था, कौन सा मित्र, मूल संविधान था, उसमें इनकी संख्या कितनी थी, तो 7 थी। कितनी थी, मूल संविधान में जो मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। वर्तमान समय में कितनी है, वर्तमान समय में अगर पूछा जाए कि फंडामेंटल मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो बताइए 6 है। एक कौन सा हटा दिया गया है, एक कौन सा हटाया है, तो वो मैं बताता हूं। एक कौन सा हटाया है, इसे संपत्ति का अधिकार कहते हैं। कौन सा, संपत्ति का अधिकार।
कौन सा भाई? संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया है। कब हटाया है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 को हुआ था। कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1978 को हुआ था। उसके तहत जो संपत्ति का अधिकार था वो क्या कर दिया? हटा दिया गया है। अब इसको यहां से हटा करके, मूल अधिकारों से हटा करके कहां पहुंचा दिया गया है? तो अनुच्छेद 300(a) में रख दिया गया है। अब ये कैसा बन गया है? कैसा अधिकार बन गया है? तो वैधानिक अधिकार बन गया है। वैधानिक अधिकार बन गया है। कौन सा? तो बता दीजिए, संपत्ति का अधिकार। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जो संविधान का भाग 3 है, हालांकि इसमें दिया नहीं है, भाग 3, चलो इसको कर देते हैं भाग 3। संविधान का जो भाग 3 है, आप लोग याद रखेंगे, संविधान का भाग 3 है वो इसका राइट आंसर है। जो मूल अधिकार हैं उनका वर्णन कहां पर है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में है। आप लोग बखूबी याद रखिए। आशा करता हूं इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। आगे चलते हैं। पूछा गया भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था, यह पूछा गया है। अगर आप जानते हैं तो बताइए, इस संविधान में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था और किसके लिए किया गया था? आप ये बताएंगे मुझे। अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, नहीं तो फिर मैं बताता हूं आपको। जो पहला संविधान संशोधन है मेरे भाई, वो 1951 में किया गया था। 1951 में किया गया था। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन एक यह है, जो पहली लोकसभा थी उसका गठन 1952 में हुआ है। कब हुआ है? 1952 में हुआ था पहली लोकसभा का गठन। ध्यान रखना इस बात को। तो ये पहला संविधान संशोधन किसने किया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। मैं मान जाऊंगा आपकी तैयारी, पेपर तैयारी है। देखो मैं अपने क्वेश्चन की ओर अब लेके चलता हूं। जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था और इसके तहत क्या किया गया था? प्रथम संविधान संशोधन के तहत इसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं, जो कब हुआ था? 1951 में हुआ था। यह किया गया था कि जो आर्टिकल, भारतीय संविधान में जो आर्टिकल थे, अनुच्छेद कौन सा? 31 क और 31 ख, ये दो अनुच्छेद जोड़े गए थे इसके तहत। अनुच्छेद 31 जो था उसमें क जोड़ दिया गया था, 31 ख जोड़ दिया गया, दो अनुच्छेद जोड़े गए थे। ये जो 31 क था ये भूमि सुधार से संबंधित था। मतलब जमींदारी जो प्रथा थी उसे गैर कानूनी मान लिया था। ठीक है। और जो 31 खत था, इसके तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इस बात को ध्यान रखना। और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, इस बात को भी ध्यान रखना भाई। जो 9वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है? भूमि सुधार से। तो जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, जो जमींदारी उन्मूलन से संबंध था, भूमि सुधार से संबंध था, जो 31 क में इसका वर्णन किया गया था, जोड़ा गया था, और 31 ख जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसमें। ठीक है, इतनी बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। अगर पूछा जाता है प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो बताइए 1952 में। ठीक है। और प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था तो उस समय पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए जी.वी. मावलंकर। इस बात को ध्यान रखें, गणेश वासुदेव मावलंकर कहा जाता है। तो मैंने इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेहतरीन क्वेश्चन है मित्र भाई, ध्यान रखना, पूछा गया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हार्नबिल त्योहार
प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है, ये एसटी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, हार्नबिल त्यौहार है। ये पूछा गया है ये पूर्वोत्तर के किस राज्य में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन इस तरीके से। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हार्नबिल, ये हार्नबिल त्यौहार है। आप इस पे स्टार लगा लें, आपको ये एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, आपको यह एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। जो हार्नबिल त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो ध्यान रखना हार्नबिल त्यौहार है वो नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। और नागालैंड की जो राजकीय भाषा है वो अंग्रेजी है मेरी भाई। कौन सी है, अंग्रेजी। और नागालैंड की राजधानी तो पता ही है कोहिमा है। कौन सी है, कोहिमा है। और उसके बाद अगर पूछा जाता है कि नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो गठन के बारे में बताइए कि नागालैंड राज्य का गठन 1961 में हुआ था, 1961 में हुआ था। ये पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसमें बताने की कृपा करें। लेकिन हार्नबिल को आप 100% याद कर लीजिए मेरे भाई। आगे चलें, आगे दिया हुआ है 49वीं समानांतर रेखा है जो विश्व स्तर पर देखेंगे। 49वीं जो समानांतर रेखा है, जैसे उत्तरी अक्षांश कहते हैं, इसे 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कह सकते हैं। समानांतर का मतलब यह समान रूप से लंबी गई हुई है। पूछा गया है यह किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है, यह पूछा गया है। ऑप्शन आपके उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया है, फ्रांस और जर्मनी है, यूएसए और कनाडा है, भारत और पाकिस्तान है। तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले भारत और पाकिस्तान तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इसे रेड क्लिफ कहते हैं। रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसकी जो लंबाई है वो 3323 किलोमीटर के समथिंग है। पहली बात आपकी समझ में आ गई। दूसरे नंबर जो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया है, इनके बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जो अक्षांश है, वह 38 डिग्री है। कौन सा, 38 डिग्री। 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा है जो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। आप लोग याद रखना, पूछा गया है उत्तरी कोरिया का भाई, ठीक है। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है, वो अक्षांश बनाता है, वो 38 डिग्री है। कौन सा, 38 डिग्री है। अच्छा, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, इनके बीच में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो ये है मैगीनाट। कौन सी, मैगीनाट। मैगीनाट, मैगीनाट है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में। किसके बीच में, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। अब आपका एक क्वेश्चन, मतलब एक ऑप्शन बचा यूएसए और कनाडा। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 49वीं जो समानांतर रेखा है वो यूएसए और कनाडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसके साथ साथ अन्य कौन कौन सी हैं जो मैं जस्ट आपको बताता हूं। जो मैकमोहर रेखा है वह भारत और चीन के बीच में, आपको पता ही होगा। अच्छा, डूरंड पूछ ली जाती है, तो डूरंड जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो किन दो देशों के बीच में, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो अपने पड़ोसी मुल्क है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो बीच में आप मैप पे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, उसका नाम क्या है, डूरंड। अच्छा, उसी तरीके से हिडनबर्ग, कौन सी, हिडनबर्ग जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में भाई, किसके, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। इसी तरीके से जो मैन रही में, कौन सी, मैन ही में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वह रूस और पोलैंड के बीच में। कौन सी, रूस और पोलैंड के बीच में। तो आओ एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में कितनी है, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फ्रांस और जर्मनी के बीच में गैनीनाड अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। यूएसए और कनाडा के बीच में 49 डिग्री समांतर रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में तो रेड क्लिफ जिसकी लंबाई 3323 किलोमीटर है। उसी तरीके से मैकमोहर रेखा, इसकी लंबाई 3448 किलोमीटर है। और उस पर डूरंड रेखा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, हिडनबर्ग है जर्मनी पोलैंड, और मैन रहीम रूस और पोलैंड के बीच में। ये सारी पूछी गई है मेरे भाई, आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था?
बंगाल का जो पहला विभाजन है वो कब हुआ था? तो ध्यान रखना, बंगाल का पहला विभाजन है वो वर्ष 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। कब हुआ था, कैसे हुआ था, तो आपको बताता हूं मैं। बंगाल उस समय भारत का जो वायसराय था, भारत का वायसराय कौन था, यह पूछा जाता है। कब? बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन के समय। तो क्या बताएंगे? उस व्यक्ति का नाम बताएंगे, लॉर्ड कर्जन था। कर्जन, क्या नाम था उस समय? भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। आप लोग याद रखना, ठीक है। लॉर्ड कर्जन कौन था उस समय? वायसराय था। अच्छा, ये विभाजन कब हुआ था? तो आप लोग याद रखना, अक्टूबर का महीना था। कब मित्र? अक्टूबर का महीना था। अक्टूबर कौन सा महीना था? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। इसे बंग भंग आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? बंग भंग आंदोलन इसे कहा जाता है। लेकिन होता ऐसा है कि 1911 में, 1911 और 12 में जब दिल्ली दरबार का, किसका? दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटेन के जो राजा थे, इनका नाम था चार्ल्स पंचम। क्या नाम था? चार्ल्स पंचम। दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1911-12 में। उस समय ब्रिटेन के जो राजा थे चार्ल्स पंचम और उनकी पत्नी का नाम था मैरी। ये दोनों भारत आए दिल्ली दरबार में और इन्होंने क्या किया कि जो बंगाल विभाजन था उसे रद्द कर दिया। क्या कर दिया? रद्द कर दिया। पूछा जाता है बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? तो 1911-12 में हुआ था। और उसी समय भारत की जो राजधानी थी, भारत की जो राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता। कौन सी? कलकत्ता। कलकत्ता से कहां पहुंचा दी? दिल्ली पहुंचा दी। कहां पहुंचा दी? दिल्ली पहुंचा दी। इस बात को ध्यान रखना, 1911-12 में। ये फैक्ट पूछे जाते हैं, आप लोग याद रख सकते हो मेरे भाई। जिसकी नहीं समझ में आ रहा हो तो एक दो बार इस सेशन को देख ले। लेकिन अगर आपकी समझ में आ रहा है, मैंने आपसे वादा किया है कि 30 क्वेश्चन जरूर होंगे, आपको 300 क्वेश्चन याद दिला देंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर लीजिए, सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगैर सब्सक्राइब किए जाइए मत ही। आगे चलते हैं मेरे भाई। पूछा गया चोरा चोरी कांड, इसे तो जानते होंगे ना आप लोग, सुना होगा चोरा चोरी घटना। किस चोरा चोरी जो घटना हुई थी उस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था? और बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा था। वह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। और जैसी चोरी चोरा घटना हुई 5 फरवरी 1922 को हुई थी। सबसे पहले कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को हुई थी। उस समय एक आंदोलन मैंने आपको बताया, महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। यह पूछा गया ये आंदोलन कौन सा था? क्या भारत छोड़ो आंदोलन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 1942 को शुरू किया गया था, 8 अगस्त 1942 को। होम रूलिंग ये भी नहीं हो सकता है। असहयोग आंदोलन देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि ये तो 1930 से 28-30 चालू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरे भाई वो असहयोग आंदोलन है। कौन सा? असहयोग आंदोलन है। असहयोग मतलब हाँ, अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था, 14 से 18 तक चला था। आपको पता है 1914 से लेकर के 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ऐसे समय में महात्मा गांधी जी ने क्या चलाया था? असहयोग आंदोलन चलाया था। लेकिन और ये आंदोलन बहुत तेजी के साथ चल रहा था, बहुत अच्छा इसका विकास हो गया था और पूरे भारत में फैल गया था। लेकिन गोरखपुर में, कहां पर मेरे भाई? गोरखपुर में, वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दो गांव हुआ करते थे, चोरा और चोरी, 2 गांव थे। वर्तमान समय में यद्यपि ये चोरा चोरी तहसील भी है इस समय, वर्तमान समय में। वहां पर 5 फरवरी 1922 में क्या होता है कि एक भीड़ द्वारा, जो क्रांतिकारियों की, आंदोलनकारियों की भीड़ थी, उसने चोरा चोरी में एक पुलिस स्टेशन था अंग्रेजों का, उसमें उस पर आक्रमण कर दिया, उसमें आग लगा दी, जिससे उस थाने में लगभग 22 जो पुलिसकर्मी थे वो जल करके राख हो गए। कितने? 22 जो पुलिसकर्मी थी, 22 सिपाही आग के शिकार हो गए, आग के शिकार हो गए। जिस कारण महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन था वो क्या कर लिया था? वापस ले लिया।
क्या कर लिया था, वापस ले लिया। ये पूछा जाता है, आप लोग याद रखना भाई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेहतरीन क्वेश्चन है मित्र, ध्यान रखना। पूछा गया महावीर स्वामी, जो महावीर स्वामी थे, डॉट 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 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। यह पूछा गया है कि कौन से नंबर के तीर्थंकर थे। क्या 22वें नंबर के थे? नहीं। 26वें नंबर के थे? नहीं। क्या 24वें नंबर के थे? हो सकता है 20वें नंबर के थे। तो आपको यह बताना है इनमें से कौन सा राइट आंसर है मेरे भाई। अगर आप जानते हैं महावीर स्वामी के बारे में तो बता दीजिए, आज की बात खुलकर के बता दीजिए अगर जानते हैं, और दिखा दीजिए पूरे समाज को, अपने गांव पड़ोस को, अपने परिवार को कि हाँ मैं भी मेहनत करता हूं, और देखो कुछ समय बाद में वादा करता हूं कि मेरे कंधों पर वर्दी होगी और स्टार होंगे। एक बार करो या मरो। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 में आंदोलन एक नारा दिया था, करो या मरो वाला। करो या मरो वाला, या अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से अपने आप को 100% लगा दीजिए, ये मेरी गुजारिश है आपसे। तो पूछा गया है महावीर जो स्वामी थे वो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे। तो बेस्ट सिंपल बता देता हूं आपको, वे 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, क्योंकि ये 24वें तीर्थंकर थे। हालांकि 1 से लेकर के 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, ठीक है। कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं, और 24 तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी थे। इस बात को ध्यान रखना। और ये अंतिम थे। कौन से थे? अंतिम थे। इनके बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान इनके बचपन का नाम था, वर्धमान इनके बचपन का नाम था। इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो पूछा जाता है वैशाली में। कहां पर? वैशाली में इनका जन्म हुआ था मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। वैशाली में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए पहले, अगर आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए प्रथम तीर्थंकर कौन थे, प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो बताइए ऋषभदेव थी, ऋषभदेव थी, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अच्छा, 22वें तीर्थंकर कौन थे? कौन से पूछा जाए कि 22वें तीर्थंकर कौन थे? 22वें तीर्थंकर ये पूछे जाते हैं। तो 22वें तीर्थंकर मित्र अरिष्टनेमी थे। कौन थे? अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी। और अरिष्टनेमी की विशेषता यह थी कि जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके समकालीन थे। किसके? श्री कृष्ण जी के समकालीन थे। श्री कृष्ण के क्या थे मित्र? समकालीन थे। इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, जो 22वें तो अरिष्टनेमी थे, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि 23वें नंबर कौन थे? कौन से? 23वें नंबर कौन थे? तो 23वें नंबर के थे, उनका नाम पार्श्वनाथ था, पार्श्वनाथ था। आप लोग याद रखना, पार्श्वनाथ उनका नाम था। और ये काशी के रहने वाले थे। काशी मतलब बनारस के रहने वाले थे। इस बात को ध्यान रखना। और इनको संवेद पर्वत पर, किस पर? संवेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने जैन धर्म के 4 महाव्रत बताई थी। जो पार्श्वनाथ थे, मैं इधर बताता हूं, जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 महाव्रत बताए थे। कितने? 4 महाव्रत बताए थे। जैन धर्म के 4 महाव्रत कौन कौन से? तो उनको जरा ध्यान दीजिए। नंबर 1 सत्य, अहिंसा, अस्तेय, और नंबर 4 अपरिग्रह। अपरिग्रह, थोड़ा टाइम कम है इसलिए फास्ट पढ़ा रहा हूं। ये 4 महाव्रत किसने बताए थे? तो बता सकते हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ये पार्श्वनाथ ने बताए थे। लेकिन जो 5वां था, जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य कहते हैं। ये महावीर स्वामी जी ने बताया था। ये महावीर स्वामी जी ने बताया था ब्रह्मचर्य। इस बात को ध्यान रखना मित्र। और इसके बाद आपको एक रोचक जानकारी बताऊं। जो जैन धर्म के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था। और
उस समय मगध में अकाल पड़ने के कारण वो कर्नाटक श्रवणबेलगोला में चले गए थे। वहाँ उन्होंने संलेखना विधि किस में है? तो जैन धर्म में। जैन धर्म उन्होंने अपना लिया था और जैन धर्म अपनाने के कारण वो श्रवणबेलगोला में संलेखना मतलब ये होता है खान पान जलपान कुछ भी नहीं करना। उस विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। कहाँ पर? तो बता सकते हैं श्रवणबेलगोला में, चंद्रगुप्त मौर्य मित्र। ठीक है, हो सकता है फैक्ट आपसे पूछ लिया जाए। आगे क्वेश्चन की ओर चलें। काकोरी कांड कब हुआ था? ये पूछा गया। अच्छा, काकोरी कांड जो हुआ था उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे और वो लोग किस पार्टी से थे, किस संगठन से जुड़े हुए थे, ये पूछा गया है। तो काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में ... द्वारा आयोजित की गई थी। क्या स्वराज पार्टी द्वारा की गई थी, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा की गई थी, या अनुशीलन समिति द्वारा की गई थी, या हिंदुस्तान रिपब्लिकन द्वारा की गई थी? तो मित्र ध्यान रखना, ये जो कांड हुआ था उसमें जो लोग थे वह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, उसके मेंबर थे। और एक काकोरी कांड जो लखनऊ है, काकोरी एक स्थान है लखनऊ से आगे, वहाँ पर एक जो ट्रेन जा रही थी ब्रिटिश काल में 1925 में, उसको लूट लिया गया। उसमें हथियार लूट लिए गए थे। उसमें कौन कौन से लोग थे वो जरा आपको बताता हूँ। उसमें कौन कौन लोग शामिल थे वो आपको बताने की यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ। तो मित्र ध्यान दीजिए, इसमें कौन कौन शामिल थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल इस संगठन के सदस्य थे। अशफाक उल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चंद्र सेन, मुकुंदी लाल और बनवारी लाल, ये लोगों ने क्या किया था? काकोरी कांड को अंजाम दिया था। और इनका संबंध हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से था। इस बात को ध्यान रखेंगे। कौन कौन थे काकोरी कांड में? तो एक बार फिर देख लीजिए, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, इनका नाम आप 3 लोगों का 1,00,000% याद रखिए। उसके बाद केशव चंद्र सेन, मुकुंदी लाल और बनवारी लाल, इनको भी आप लोग साइड से याद कर सकते हैं। इनका संबंध किससे था? तो बता सकते हैं काकोरी कांड से था, आप लोग याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला दिया हुआ है बहत किस देश की मुद्रा है? बहत किस देश की मुद्रा है, ये पूछा गया है। तो मैं आपको अन्य देशों की मुद्रा ही बताता हूं, परेशान न हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो थाईलैंड सही है। कौन सा? थाईलैंड सही है। थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? बहत है, आप लोग याद रखना। अन्य देशों की मुद्रा देखिएगा। तो मित्र अन्य देशों की मुद्रा में देखेंगे आप, जैसे अगर पूछा जाता है तुगरिक किस देश की मुद्रा है, तो बताइए तुगरिक है वो मंगोलिया देश की। किसकी मेरे भाई? मंगोलिया। जैसे बहत आपकी थाईलैंड की मुद्रा है, उसी तरीके से तुगरिक है वो मंगोलिया देश। मंगोलिया का नाम आपने जरूर सुना होगा, चीन के बिल्कुल नॉर्थ में, जिसकी राजधानी उलान बटूर है, आप लोग अलग से याद कर लेना। अच्छा, सोल है, सोल किस देश की मुद्रा है? तो बताइए पेरू की है। ये परीक्षा में पूछी गई है। सोल किस देश की मुद्रा है? बताइए पेरू की है। तुगरिक किसकी है? तो बताइए मंगोलिया की है। और शिलिंग किसकी है? शिलिंग किस देश की मुद्रा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिलिंग। तो तंजानिया अफ्रीकी देश है, युगांडा अफ्रीकी देश है, केन्या अफ्रीकी देश है, सोमालिया अफ्रीकी देश है। इन देशों की मुद्रा कौन सी है? चारों देशों की। तो शिलिंग है मेरे भाई। कौन सी? शिलिंग है। उसका रिंगित पूछी गई है, किस देश की मुद्रा है? तो मलेशिया की। किसकी? मलेशिया की मुद्रा कौन सी है? रिंगित है, आप लोग याद रखना। अच्छा, रियल किस देश की मुद्रा है? तो रियल कंबोडिया की है मेरे भाई। किसकी? कंबोडिया की है। और क्वात किसकी है? क्वात तो अपना पड़ोसी मुल्क म्यांमार की है। क्वात अपना पड़ोसी मुल्क किसकी है? म्यांमार की है, जो आप लोग याद रखना। एक बार फिर देख लीजिए, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, एम एजुकेशन सफर पे, वहां इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आगे ध्यान दीजिए, द व्हाइट टाइगर जो पुस्तक है, उपन्यास है, उसके लेखक कौन थे? तो द व्हाइट टाइगर जो उपन्यास है मित्र, पूछा गया है, इसके जो राइटर हैं वह अरविंद अडिगा हैं। क्या है? अरविंद अडिगा हैं। 100% इस क्वेश्चन को याद रखना, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? तो आपको मैं थोड़ा सा एक लिस्ट दिखा देता हूं, लिस्ट बता देता हूं कि रबी की फसल कौन सी है और खरीफ की फसल कौन सी है। और तीसरे नंबर की फसल होती है उन्हें जायद फसल कहते हैं। कौन सी? जायद फसल कहते हैं। मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। रबी की फसल वो होती हैं जो वह जाड़ों के दिनों में बोई जाती हैं, जबकि जो खरीफ की फसल होती हैं वो वर्षा के टाइम में
वर्षा के समय बोई जाती हैं, वर्षा के समय बोई जाती हैं। और इसके साथ साथ जो न तो वर्षा और ना ही ठंड, मतलब गर्मी के समय में, कब मित्र, गर्मी के समय में जो फसल बोई जाती हैं उन्हें जायद की फसल कहते हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? जैसे सबसे पहले देखेंगे जायद की फसल, जैसे तरबूज, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गई। ये किसकी फसल है तो बताइए, ये जायद की फसल है। तो मित्र सबसे पहले खरीफ की फसल देखते हैं। जैसे धान, धान या चावल खरीफ की फसल है। मक्का खरीफ की फसल है। मूंग, मूंग मतलब दाल, मूंग की दाल कौन सी है? खरीफ की फसल है। मूंगफली खरीफ की फसल है। गन्ना है, खरीफ की फसल है। सोयाबीन है, खरीफ की फसल है। उर्द है, उर्द की दाल, ध्यान रखना, उर्द ये भी खरीफ की फसल है। तुअर खरीफ की फसल है। जूट खरीफ की फसल है। पटसन खरीफ की फसल है। और कपास खरीफ की फसल है। एक ध्यान रखना, जूट और या पटसन के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है और जबकि कपास के उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पर है। ये आपकी फसलें हुई, वो कौन से नंबर कौन सी हुई तो बता सकते हैं, यह फसलें आपकी खरीफ की फसल है। ठीक है, अब रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? तो रबी की फसलों में जो जाड़ों में बोई जाती हैं, जैसे गेहूं, जौ, आलू रबी की फसल है। चना, मटर आलू की फसल है, रबी की फसल है। सरसों, गाजर, गोभी किसकी फसल है तो बता सकते हैं रबी की फसल है। अब क्वेश्चन इसमें क्या, इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? तो ध्यान रखिए, देखिए जो बाजरा है, कौन सा? बाजरा, बाजरा कैसी फसल है तो खरीफ की फसल है। कैसी फसल है? क्यों? बाजरा बरसात में बोया जाता है। बाजरा, बाजरा भी कैसी फसल है? खरीफ की फसल है मित्र। ठीक है, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग याद रख सकते हो, जो मैंने फसलें बताई इनको एक दो बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, मैं ज़्यादा समय आपका इस पर नहीं दे सकता हूँ। पूछा गया है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक जो अनुसंधान है वो कहाँ पर हैं? पूछा गया है जो मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वो कहाँ पर हैं? क्या अंटार्कटिका पर हैं या उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में या ओशनिया में? तो आपको बताना चाहता हूं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, और पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसी है? गोल है इस टाइप से। ये आर्कटिक है, आर्कटिक, और ये अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको सब मिल जाएगा। जो मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री हैं ये मोस्टली अंटार्कटिका में है। कहां पर है? अंटार्कटिका में है मैत्री और गंगोत्री। ये क्या है? भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं। यहां पर केवल कोई व्यक्ति नहीं रहता है। ये इसलिए अंटार्कटिका को श्वेत या बर्फ का महाद्वीप भी कहते हैं। ये केवल जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये विज्ञान को समर्पित है, यहाँ पर नए नए प्रशिक्षण होते रहते हैं। तो भारत ने यहाँ पर मैत्री और गंगोत्री दो वैज्ञानिक अनुसंधान खोल रखे हैं। जबकि अगर पूछेंगे भारतीय कहाँ पर है, भारतीय जो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है तो आर्कटिक पर है। कहाँ पर? आर्कटिक पर। कौन सा? भारतीय। ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, इस बात को ध्यान रखना मित्र। आगे चलते हैं। फेसबुक के संस्थापक कौन थे ये पूछा गया, और फेसबुक की स्थापना कब हुई है ये पूछा है। फेसबुक की स्थापना कब हुई है ये पूछा है। तो फेसबुक की स्थापना मित्र ध्यान रखना वर्ष 2004 में। कब? वर्ष 2004 में जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय था उसके एक स्टूडेंट थे मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग द्वारा किसकी स्थापना हुई है तो बता सकते हैं फेसबुक की स्थापना हुई है। फैक्ट अच्छा है, आप लोग याद कर लेना। कुंभ का मेला, जो कुंभ का मेला है मेरे भाई, वो किस शहर में आयोजित नहीं किया जाता? किस शहर में आयोजित नहीं किया जाता ये पूछा गया है। क्या हरिद्वार में होता है, प्रयागराज में, वाराणसी में, नासिक में? तो मैं आप बताना चाहता हूं यह भारत के 4 शहरों में इसका आयोजन किया जाता है। कितने शहरों में तो बता सकते हो? 4 शहरों में। वो शहर कौन कौन से हैं तो बताइए। वो जो 4 शहर हैं, सबसे पहले हरिद्वार। हरिद्वार में कहां पर तो बता सकते हैं गंगा नदी,
गंगा नदी के तट पर। और यह जो कुंभ का मेला है वो 12 वर्ष में एक बार आता है, 12 वर्ष में एक बार आता है। दूसरा शहर कौन सा है तो बताइए, प्रयागराज। प्रयागराज ये भी गंगा नदी पे लगता है कुंभ का मेला। तीसरा है आपका नासिक। नासिक कहां पड़ता है, किस नदी पर है तो गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी पर है। ठीक है। चौथा जो लगता है वह कहां लगता है तो उज्जैन में लगता है। उज्जैन किस नदी पर है तो क्षिप्रा नदी पर मित्रा, क्षिप्रा नदी पर ये लगता है। देखो ये हरिद्वार है, हरिद्वार पता है आपको, यूके में है, उत्तराखंड में, ये यूपी में है। और नासिक है वो महाराष्ट्र में है, उज्जैन कहां पर है तो मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से 4 स्थान पर लगता है, 4 शहरों में लगता है प्रति 12 वर्ष में। हरिद्वार गंगा नदी, प्रयागराज गंगा नदी, नासिक गोदावरी नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी, इन 4 स्थानों पर लगता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी सही है, मतलब वाराणसी में नहीं लगता मेरे भाई, वाराणसी में कुंभ का मेला नहीं लगता है। आगे चलते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यह पूछा गया है। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे। अच्छा, जो प्रारूप समिति थी इसे पांडुलिवन समिति भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पांडुलिवन भी समिति कहते हैं, आप लोग याद रखना। इसमें टोटल जो मेंबर थे वो 7 सदस्य थे। इसमें एक अध्यक्ष था, एक कौन थे इसमें, अध्यक्ष थे, अध्यक्ष। टोटल 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य व्यक्ति थे। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष आपके डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे। कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे, जिन्हें संविधान का जनक, पिता, सब कुछ कहा जाता है इनको, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को, संविधान का। ठीक है। अच्छा, जो प्रारूप समिति थी इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी तो 29 अगस्त 1947 को हुई थी। कब हुई थी, 29 अगस्त 1947 को हुई थी। आप लोग याद रखना इस डेट को, क्योंकि पूछी जाती है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था, आप लोग याद रखना। आगे चलते हैं। सिक्किम कब भारत का राज्य बना था, मैंने आपको इसी सेशन में बताया था, आप लोग बताइए सिक्किम भारत का कब राज्य बना था। क्या 1975 में, 1972 में, 73 में, 1950 में। तो ध्यान रखना जो सिक्किम था वो 1975 में भारत का 22वां राज्य बना था। इसकी राजधानी कौन सी है, गंगटोक। ठीक है, गंगटोक इसकी राजधानी है। 1975 में ये भारत का 22वां राज्य बना था, आप लोग याद रखना। आगे ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता, यह पूछा गया है। तो बताइए, क्या मेघालय बनाता है, बनाता है। पश्चिम बंगाल बनाता है, बनाता है। क्या त्रिपुरा बनाता है, बनाता है। क्या मिजोरम बनाता है, मिजोरम बनाता है। क्या असम बनाता है, असम, तो असम भी बनाता है। तो मेघालय बनाता है, पश्चिम बंगाल बनाता है, त्रिपुरा बनाता है, असम बनाता है और मिजोरम बनाता है। झारखंड नहीं बनाता। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो बनाते हैं मैंने आपको लिख दिया, जो नहीं बनाता है उसे आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। कौन सा, हाँ ये तो हो ही गया। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, मुद्रा राक्षस है वो किसकी रचना है, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना जो मुद्रा राक्षस है वह विशाखा दत्त की, किसकी मित्र, विशाखा दत्त की रचना है। और ये इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम पूछी गई है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है तो विशाखा दत्त की ये रचना है। और इसमें मैं आपको बताता हूं ये संस्कृति भाषा में है, संस्कृति भाषा में है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें मौर्य वंश के बारे में बताया गया है और चाणक्य के बारे में बताया गया है। चाणक्य नाम सुना होगा, जिन्हें कौटिल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। इन्हें समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। इन बातों को ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं।
प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है। प्रसिद्ध जो गोल गुम्बद है वो कहाँ पर है, पंजाब में, राजस्थान में, कर्नाटक में या गुजरात में। तो मैंने आपको इसी सेशन में बताया था ये कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर, कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक में कहाँ पर है, तो बीजापुर में। कहाँ पर, बीजापुर में है, ठीक है। और इसका निर्माण कब हुआ था, तो बताइए 1626 में इसका निर्माण हुआ था। आदिल शाह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, इस बात को ध्यान रखना मित्र। आगे चलते हैं। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है अधिकतम किस वर्ष में पारित हुआ था, यह पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, जो शिक्षा का अधिकार है, जो अनिवार्य शिक्षा कर दी गई थी, इसमें 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए थी। यह अधिकार कब पारित किया गया था, तो वर्ष बताइए, वर्ष 2009 में। वर्ष 2009 में पारित किया गया था। इसे संसद से पारित कर दिया था, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी। कब, वर्ष 2009 में। अब जो शिक्षा का अधिकार है, कौन सा भाई, जो शिक्षा का अधिकार है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21/A या क में रख दिया गया है, इस बात को रखना। अब ये फंडामेंटल राइट्स बन चुका है। कैसा, फंडामेंटल राइट्स बन चुका है, आप लोग याद रख सकते हो। आगे ध्यान दीजिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी, तो ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। कहां पर मेरे भाई, कुशीनगर में हुई थी। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फैक्ट अच्छा है, आप लोग याद कर लेना। बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, कब हुआ था, 1764 में। और बक्सर वर्तमान समय में बिहार में एक जिला भी है। पूछा गया है कि उस समय अवध का नवाब कौन था, अवध का नवाब कौन था, यह पूछा। अवध मतलब लखनऊ। तो पहली बात, जो बक्सर का युद्ध है उसमें 2 पार्टी थी। एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कौन सी मित्र, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और जो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उसमें 3 भारत की महाशक्तियां थी। एक तो अवध का नवाब। कौन सा, अवध का नवाब क्या नाम था, शुजाउद्दौला। ए ऑप्शन इसका सही है मेरे भाई, शुजाउद्दौला था। दूसरा कौन था, बंगाल का नवाब कौन था उस समय, तो बता सकते हैं मीर कासिम ने इसमें भाग लिया था। और तीसरा जो महाशक्ति थी उसका नाम क्या था, तो मुगल बादशाह उसका नाम क्या था, तो बता सकते हैं शाह आलम द्वितीय को मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। और ये युद्ध कब हुआ था, तो ये अक्टूबर का महीना था मेरे भाई। कौन सा, अक्टूबर का महीना था, 1764 को हुआ था। कब हुआ था, अक्टूबर के महीना था, 1764 में हुआ था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी क्या रही थी मेरा भाई, विजयी रही थी। और इसी युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया था कि भारत पर अब अंग्रेज शासन करेंगे, ठीक है। ये मेरा सेशन था। अगर रियली आपको अच्छा लगा हो तो आप लोगों से गुजारिश मेरी यही है कि आप इस सेशन को कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और आपको अन्य विषय इसी तरह पढ़ने हैं तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये मेरे आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और भाई मानते हैं तो 5 दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। नए सेशन में आपसे जो इसका प्रैक्टिस सेट 3rd आपके सामने बहुत जल्द होगा। फर्स्ट मैंने बना दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके जरूर देख लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम मेरा एम एजुकेशन में ज्वाइन कर लीजिए और बहुत हार्ड वर्क करिए। ये मेरी गुजारिश है, आपकी सफलता ही मेरा सब कुछ है मेरे भाई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।